अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 7.1 encircle the correct answer from the given choices. So the first MCQ is, in which of the following state molecules do not leave their position? Option A solid, B liquid, C gas and D plasma. तो इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन लूज नहीं करते? दैट इज सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं एक सीक्वेंस में और इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन लूज नहीं करते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विच इज solid state. MCQ number 2, which of the substances is the lightest one? तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो लाइटेस्ट है? A copper, B mercury, C aluminium and D lead. So aluminium जो है ये सबसे लाइटेस्ट है। आपने टॉपिक पढ़ा था 7.2 डेंसिटी, और उस टॉपिक में साइड पर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डेंसिटीज वहां पर मेंशन है। तो एल्यूमिनियम जो है इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज एल्यूमिनियम। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ. MCQ number 3, system international unit of pressure is Pascal, which is equals to A 10 raised to the power minus 4 Newton per meter square, B 1 Newton per meter square, and C 10 raised to the power minus 2 Newton per meter square, and D is 10 raised to the power minus 3 Newton per meter square. So प्रेशर का यूनिट आपने स्टडी किया था पास्कल, और पास्कल किसके इक्वल है? That is 1 Newton per meter square. As we studied in our lecture that 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. So option D is correct. Clear? Now MCQ number 4, what should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? A 0.5 meter, B 1 meter, C 2.5 meter and D 11 meter. So अब अगर हम एक वाटर बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट करें तो उस ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? सो ये हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम वहां पर मर्करी बैरोमीटर यूज कर रहे थे, और मर्करी जो है दैट इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। और मर्करी बैरोमीटर में अगर हम सी लेवल पर जब हम लेंथ मेजर करते हैं उसकी मर्करी की, तो वो आ रही थी 76 सेंटीमीटर। और अब अगर हम मर्करी की जगह पर वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो वाटर के लिए जो हमें लेंथ मेजर करेंगे दैट इज 10 मीटर। मर्करी बैरोमीटर में आपने जस्ट 1 मीटर जो लॉन्ग ट्यूब थी आपने वो यूज की थी, लेकिन अगर हम वाटर बैरोमीटर यूज करें तो वाटर बैरोमीटर में आपको 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई अगर हम वाटर बैरोमीटर यूज करते हैं तो वहां पर ग्लास ट्यूब की जो लेंथ होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर हमें यूज करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई हम मर्करी बैरोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर बैरोमीटर। क्लियर? नाउ द MCQ number 5, according to Archimedes upthrust is equals to. So Archimedes के अकॉर्डिंग upthrust किसके इक्वल होती है? Options are A weight of the displaced liquid, B volume of displaced liquid, and C mass of displaced liquid, and D none of these. So Archimedes के अकॉर्डिंग वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अगर आप कोई भी लेट्स सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आप कहीं प्लेस करते हैं पानी के अंदर, सो वो जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा अगर आप उसका वेट कर लें तो वो इक्वल होगा अप थ्रस्ट फोर्स के। क्लियर? सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ. सो नाउ MCQ number 6, the density of a substance can be found with the help of A Pascal's law, D Hooke's law, and C Archimedes principle, and D principle of flotation. So आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्शीमीडेस प्रिंसिपल। क्लियर? जब हमने टॉपिक स्टडी किया था डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
सो उसकी फर्स्ट लाइन यही थी कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्चिमीडस प्रिंसिपल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ द 7th MCQ. According to Hooke's law, A, stress multiplied by strain is equals to constant, B, stress over strain is equals to constant, and C, strain over stress is equals to constant, and D, stress is equals to strain. So Hooke's law के according हमने study किया था that stress over strain is equals to constant. So the B option is correct. Clear? Now the statement is, the following force extension graphs of a spring are drawn on the same scale. Answer the questions given below from A to 9th. So आपको यहां पर फोर्स एक्सटेंशन के ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं. एक्स एक्सिस पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है और वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं. सो एक डिफरेंट ग्राफ्स जो है यहां पर ड्रॉ हुए हैं. सो MCQ 8 से लेकर 10th MCQ तक आपने इसका आंसर करना है इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग. ओके, so move to the next board. So MCQ number 8, which graph does not obey Hooke's law? So इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो Hooke's law को obey नहीं करता? As according to Hooke's law that stress is directly proportional to the strain, कि आप जहां पर भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वहां पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. और अगर हम ग्राफ C को देखें तो इस C में स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है और स्ट्रेन भी वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा फर्दर. क्लियर? सो हम कहेंगे यहां पर जो सी ग्राफ है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा. क्लियर? सो द सी ग्राफ इज करेक्ट. 9th MCQ, which graph gives the smallest value of spring constant? सो इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो स्प्रिंग कांस्टेंट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है? सो आप ग्राफ देख सकते हैं. सो हमारे पास यहां पे 4 ग्राफ्स हैं, A, B, C एंड D. सो अगर हम एक ग्राफ को देखें तो एक ग्राफ में आप स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे लेकिन वहां पर स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो हम कहेंगे यहां पर जो ए ग्राफ है ये हमें स्मॉलेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर? नाउ द लास्ट MCQ, which graph gives the largest value of spring constant? तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की लार्जेस्ट वैल्यू देगा? एज वी हैव 4 ग्राफ्स, A, B, C एंड D. सो अगर हम डी ग्राफ को देखें, डी ग्राफ में आप ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तब जाके स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, मींस कि ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन में कम चेंज आ रहा है. ओके, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.